हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में तब क्रिएट होता है जब उस कंट्री की टोटल जो क्रेडिट्स हैं या फिर जो टोटल रिसिप्ट्स हो रही हैं उसमें और टोटल पेमेंट्स में या फिर टोटल डेबिट्स में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो होता है डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि डेफिसिट फॉर्म में भी हो सकता है और सरप्लस फॉर्म में भी हो सकता है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है और बैलेंस हमेशा क्योंकि ज़ीरो होता है, लेकिन यहाँ पे हम डिसइक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोनोमस आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स वो आइटम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इंडिपेंडेंट बेसिस पे मूव करते हैं। तो ऑटोनोमस आइटम्स जो कि हमने डिस्कस किए थे, अगर उनमें इस तरह से चेंज आ रहा है कि अगर ऑटोनोमस रिसिप्ट्स हमारी कम पड़ गई हैं और ऑटोनोमस पेमेंट्स हमें ज़्यादा करने पड़ रहे हैं तो वहाँ पे डेफिसिट हो जाएगा, और सरप्लस के केस में अगर रिसिप्ट्स हमारी ज़्यादा हो गई हैं और पेमेंट्स हम कम कर रहे हैं तो हमारा सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे रोल आ जाता है अकोमोडेटिंग नेचर वाले आइटम्स का। मतलब कि जब भी डेफिसिट या सरप्लस इस तरह से क्रिएट होता है तो जहाँ अकोमोडेटिव आइटम्स इस तरह से मूव होते हैं, या फिर जिसमें हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल मूवमेंट्स होते हैं और बोरोविंग एंड लेंडिंग IMF से जो होती है वो इस तरह से मूव होती है कि वो डेफिसिट को भर देती है या फिर सरप्लस को वाइप आउट कर देती है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट एट द एंड कंसीडरिंग ऑल द आइटम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा हो जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। लेकिन अगर हम डिस्कस कर रहे हैं केवल ऑटोनोमस आइटम्स को तो वहाँ पे इस तरह से डेफिसिट और सरप्लस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे कुछ कॉजेज दिए हुए हैं, कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले है टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम, मतलब कि ऐसा डिसइक्विलिब्रियम जो कुछ टेम्परेरी कॉजेज या टेम्परेरी नेचर के फैक्टर्स की वजह से क्रिएट हो गया है। जैसे कि टेम्परेरी चेंजेस इस तरह से हो रहे हैं, जैसे सीजनल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, सीजनल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वेदर की वजह से इफेक्ट आ रहा है उसके प्रोडक्शन में। तो ऐसे अगर नेचर के चेंजेस हो रहे हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे लास्ट करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम वो होता है जो परसिस्टेंट या फिर लॉन्ग रन तक के लिए वैलिड रहता है या लास्ट करता है। इसको क्रॉनिक डिसइक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ये तब होता है जब कंट्री में ऐसा कुछ हो रहा है कि उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत फॉल कर जा रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, और क्योंकि वहाँ उस कंट्री के जो एक्सपोर्ट हैं वो इनइलास्टिक पोजीशन में आ चुके हैं और इंपोर्ट्स की हैवी डिमांड चल रही है। तो क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पा रहे हैं और इंपोर्ट्स बहुत हाई हैं तो फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम बहुत क्रिएट हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है फॉर एग्जांपल कि अगर उस कंट्री के प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है बाहर बहुत कम हो जा रही है क्योंकि उस बाहर की कंट्री के चेंजेस आ गए हैं उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, तो उसकी वजह से भी एक फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन देखने को मिल सकती है। हैवी अगर कैपिटल आउटफ्लोज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो सकता है। नाउ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी एक रीज़न है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। अगर कंट्री के अंदर स्ट्रक्चरल प्रोसेसेस कम कैरी आउट हो रहे हैं या फिर कंट्री के स्ट्रक्चर में बड़ा चेंज लाया जा रहा है, कंट्री की टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, कंट्री के अंदर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन की टेक्निक्स बदल रही हैं, तो उसकी वजह से भी देयर विल बी चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सपोज एक अच्छे लेवल पे टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो गई प्रोडक्ट की, तो उसका एक्सपोर्ट उस प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा और हमारा डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम होता है। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है दो कंट्रीज़ की करेंसीज किस रेट पे एक्सचेंज की जा रही हैं। तो एक्सचेंज रेट में जब चेंज आता है तो हमारी करेंसी इधर ओवर वैल्यू हो जाती है या फिर अंडर वैल्यू हो जाती है। ओवर वैल्यू तब हो जाती है जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की कंटेक्स्ट में बढ़ जाए उसकी वैल्यू। तो ओवर वैल्यूएशन जब होता है तो फॉरेन गुड्स जो हैं वो चीपर हो जाते हैं और हमारे जो एक्सपोर्ट्स वाले गुड्स हैं वो महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम भी एक स्टेप तरीका होता है। साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम तब होता है जब हमारी कंट्री साइक्लिक पाथ से मूव कर रही है, या फिर जैसे कि हमारी कंट्री में इधर डिप्रेशन चल रहा है या फिर हमारी कंट्री में बूम का पीरियड आया हुआ है। तो जब डिप्रेशन होगा तो प्रोडक्शन कम हो रहा होगा, प्रोडक्शन जब कम हो रहा होगा तो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन कम होने की
जिसकी वजह से हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा नहीं पाएंगे और उस केस में क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। चेंजेस इन नेशनल इनकम भी एक रीज़न है। अगर नेशनल इनकम हमारी कंट्री की बढ़ रही है तो हमारी कंट्री की डिमांड बढ़ेगी इंपोर्ट्स के लिए, और जब इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से भी देयर विल बी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएटेड। प्राइस चेंजेस की वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम होता है। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट्स के प्राइस बढ़ने की वजह से एक्सपोर्ट्स फॉल हो जाएंगे और डिमांड फॉर इंपोर्ट्स ऑलरेडी हाई चल रही है, तो जिसकी वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक रीज़न है। अगर एक कंट्री डेवलपिंग कंट्री है तो डेवलपिंग कंट्री को हाई नीड होती है इंपोर्ट्स की, इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स, इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी। तो क्योंकि इंपोर्ट्स की हाई नीड होती है उस कंट्री को, तो उस कंट्री को क्या फेस करना पड़ता है, हैवी इंपोर्ट्स फेस करने पड़ते हैं और एक्सपोर्ट्स उस कंट्री के उतनी तेज़ी से इंप्रूव नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से देयर इज ए डिसइक्विलिब्रियम। ये जो मेजर्स टू करेक्ट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।